हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की इस जर्नी में हमने पिछले लेक्चर के अंदर मनी मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया। हमने पढ़ा अबाउट आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस और पिछले लेक्चर के अंदर हमने कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस को भी जाना। आज इसी डाइकोटॉमस यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाली मनी मार्केट को डिटेल में जानेंगे और इसके अलग अलग प्लेयर्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आरबीआई के फंक्शंस और कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन को समझा। अगर आप देखें यहां पर तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट दिखाई दे रहा है, जिसमें यू कैन सी आरबीआई इज द फर्स्ट एंड मोस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूशन, उसके बाद कमर्शियल बैंक। आज का ये लेक्चर कवर करेगा ये बाकी के सारे प्लेयर्स को। क्या है ये, क्या एग्जैक्टली इनका रोल है मनी मार्केट में, वही हमें समझना है। द मनी मार्केट इन इंडिया इज डाइकोटॉमस बाय नेचर, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोथ। तो चलिए एक एक करके हर प्लेयर को समझते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर यानी आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बाद अगर कोई बड़ा प्लेयर है जो मनी मार्केट के अंदर बहुत मजबूती से मनी सर्कुलेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सर्कुलेशन करता है, तो वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ज्यादातर रूरल एरियाज को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने का काम करती हैं और इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव बैंक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनैक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904। कोऑपरेटिव बैंक्स सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये वर्ड इटसेल्फ आपको समझा देता है, सप्लीमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक हर जगह नहीं पहुंच सकती ना। कमर्शियल बैंक ज्यादातर बड़े शहरों में है, लेकिन गांवों का क्या, तो कमर्शियल बैंक की ही सुविधाएं गांव गांव तक पहुंचाने का काम करती है कोऑपरेटिव बैंक्स। दोस्तों, by meeting the credit needs of the local population, it fulfills the banking needs of small and medium income groups. The cooperative credit sector comprises of cooperative credit institutions such as primary cooperative credit societies, district cooperative societies or cooperative banks and state cooperative banks. आपके आसपास भी आपके इलाकों में अगर आपने कोई भी बैंक देखी है जिसके आगे सहकारी बैंक लिखा हुआ है या कोऑपरेटिव बैंक लिखा हुआ है, वो इसी कैटेगरी में आती है। और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राज्य स्तरीय, अलग अलग लेवल पर ये बैंक सेटअप की जाती हैं। And it works like this, the 3-tier cooperative credit structure, जिसमें राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, एपेक्स बैंक, इसके अलावा जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और गांव-गांव में इंडिविजुअल लेवल पर प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का स्थापना किया गया है। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स भी लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अगले प्लेयर की बात करें तो ये है DFIs, दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये एजेंसीज की तरह काम करती हैं। क्या इनका काम है? दे प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। यानी बेसिकली ये इंडस्ट्री बेस्ड लोन्स देने का काम करती हैं, इंडस्ट्री बेस्ड मनी मार्केट के अंदर पैसे सप्लाई करने का काम करती हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज IFCI, वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 1948। आजादी के बाद ही हमने इसकी स्थापना कर दी थी। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशंस विद द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन। यानी जब से हमने मनमोहन सिंह की सरकार के तहत LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाया, तब से ये DFI जैसी संस्थाओं ने अपने काम को भी फ्री किया, लिबरलाइज किया, अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगा करके मनी सर्कुलेशन स्टार्ट किया। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं तो एग्रीकल्चर में भी, ऐसे कई अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने पैसे लगा करके वहां पर सर्कुलेशन शुरू किया। दोस्तों, आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती रहती है and guidelines for development financial institutions are also there to become commercial banks। मतलब अब ये लोग इतना ज्यादा मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम की तरह ही कि आरबीआई ने बोला तुम कमर्शियल बैंक की तरह ही काम कर रहे हो ऑलमोस्ट, तो कमर्शियल बैंक में ही कन्वर्ट हो सकते हो। और इसीलिए सबसे बड़ी नाम जो आपने इसमें सुनी होगी वो है ICICI। ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, has become a universal bank
बाय रिवर्स मर्जर विथ इट्स सब्सिडरी आईसीआईसीआई बैंक। मतलब पहले डीएफआई की तरह ही काम करती थी, अलग अलग सेक्टर्स को पैसा देने का, लेकिन अब वो पूरी तरह से कमर्शियल बैंक की तरह काम करती है। अंडरस्टूड? तो डीएफआईज आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द मनी मार्केट। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये भी कनेक्ट रखते हैं लोगों से, अलग अलग सेक्टर्स से, और वहां से इंस्ट्रूमेंट्स लेकर देकर ये लोग मनी सर्कुलेशन और क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, एंड दैट इज हाउ द मनी मार्केट वर्क्स। नेक्स्ट इज डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है आदि? इसका काम है ये इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन। अभी तक हम सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देख रहे थे, ये क्या है? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस है। द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1988 एज अ मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन based on the recommendation of Waghul committee. It is jointly owned by the RBI, public sector banks and financial institution. काय के लिए ये लाइन को अंडरलाइन करता हूं, जरा ध्यान से पढ़ना, ये लाइन ही सब कुछ है और इसका काम और इसका नाम सब कुछ आपको समझेगा। बॉस, टू इम्पार्ट लिक्विडिटी, जल्दी आ जा, टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। यानी ये जो अपने मनी मार्केट है ना, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको, मनी मार्केट में पैसे का डायरेक्ट लेन देन थोड़ी होता है। यहाँ पे ट्रेड बिल, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ये सब का लेन देन होता है ना, जो हाईली लिक्विड है और लेस रिस्की है। तो उन्हीं को लेने और देने के लिए तुमको डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस की जरूरत पड़ती है। ये वो जगह है जहां पे मिलेगा तुमको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया ही इसको कवर करने का काम करता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहां पर दोस्तों अपन ने देखा अलग अलग प्लेयर्स, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब बारी है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने भी प्लेयर थे, उस चार्ट के अंदर हमने देखा आरबीआई से इसकी शुरुआत हुई थी, और आरबीआई से इसकी शुरुआत हुई, फिर कमर्शियल बैंक हमने देखा, कोऑपरेटिव बैंक, और अभी बाकी के तीनों देखे। राइट एवरीवन? ये जो अलग अलग प्लेयर्स थे, इन सब का कंट्रोल किसके हाथ में था? आरबीआई के हाथ में। आरबीआई कंट्रोल करता है सबको। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज आरबीआई के कंट्रोल में है ही नहीं। देयर इज ऑल्सो अ सेक्टर जहां पर आरबीआई के गाइडलाइंस और आरबीआई के कंट्रोल के बाहर चीजें हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, money lenders and unregulated non-banking financial intermediaries। ये वो बिचौलिए हैं, ये वो एजेंट्स हैं जो आरबीआई के बाहर हैं, जो आरबीआई के रेगुलेशन के बाहर हैं। द एक्टिविटीज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आर लार्जली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज। सबसे पहला इंडिजीनियस बैंकर्स। क्या बोला उसने यहाँ पे रहमत? कन्फाइंड टू द रूरल एरियाज। मतलब ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहाँ है? गांवों में ही है, रूरल एरियाज में ही है। बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े जमींदार, व्यापारी, ट्रेडर्स, ये इंडिजीनियस बैंकर्स जो ब्याज पे पैसा देते हैं गरीबों को, फार्मर्स को, मजदूरों को। और इसीलिए इंडिजीनियस बैंकर्स, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट फंक्शन सिमिलर टू बैंक। वो बैंक की तरह ही काम करते हैं, बैंकों की तरह ही काम करते हैं, और सारी सुविधाएं फार्मर्स और लेबर्स को देने का वादा करते हैं। हालांकि ब्याज वो सबसे ज्यादा लेते हैं। दे मोस्टली डील इन इंडिजीनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज हुंडी। हुंडी ये महाराष्ट्रियन के अंदर बहुत फेमस टर्म है, और यहाँ पर अग्रीमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं गिरवी रख करके, और उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं। The rate of interest differs from one market to another. Indigenous bankers are mostly confined to certain social strata. यानी ज्यादातर समाज के कुछ ही तबके में ये इंडिजीनियस बैंकर्स जो है वो पाए जाते हैं। एवरीवेयर दे आर नॉट सीन, बट सर्टेनली इन सम रूरल एरियाज दे आर फाउंड। There are an important source of funds in unbanked areas and provide loans directly to agriculture, trade and industry. मतलब जहां पर अनबैंक्ड एरिया है ना, जहां बैंकिंग सुविधाएं पहुंच नहीं पाई हैं, जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं आ पाई हैं, जहां बैंकिंग सुविधा से लोग नहीं जुड़े हैं, वहां पर ऐसे इंडिजीनियस बैंकर्स के अलावा कोई चारा ही नहीं। अंडरस्टूड? दूसरा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अगला प्लेयर जो है
वो है मनी लेंडर। अब ये मनी लेंडर आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, गांव वाला कोई हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, जमींदार वमींदार। दे मोस्टली ऑपरेट इन विलेजेस। मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। द लोन्स प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स आर फॉर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। बैंक क्या करती है? बैंक क्या करती है? खाली प्रोडक्टिव के लिए लोन देती है। काय के लिए? खेती के लिए चाहिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए चाहिए तो दूंगी, बेटी का शादी के लिए चाहिए, बैंक वो सब के लिए लोन नहीं देती है। उसके लिए अलग टाइप के लोन्स आपको कैटेगराइज्ड करके मिलते हैं। खेती बाड़ी से रिलेटेड लोन्स ही ज्यादातर प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ही लोन्स आपको दिए जाते हैं, अक्सर ये देखा जाता है। बट समवेयर और दी अदर कुछ मनी लेंडर्स होते हैं गाँव में जो ये काम करते हैं, और ये काम जो है इसीलिए प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों के लिए किया जाता है। So somewhere or the other we have to understand that the loans provided by money lenders are for both productive and unproductive. Agricultural laborers, small and marginal farmers, artisans, small traders etc. usually borrow money from the money lenders. ज्यादातर ये रोज का काम करने वाले, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाले, ये लोग इनसे ही लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है यार अपने को तो पढ़े लिखे नहीं है, उतना आता नहीं है, क्या समझ में आएगा, बैंक वाले अपने को रखड़ाएंगे, यहाँ से वहाँ भगाएंगे, ये लाओ वो लाओ डॉक्यूमेंट करो, उससे अच्छा अपना ही पड़ोसी ये दे रहा है अपने को लोन तो उससे ले लेते हैं। समझ में आया? सो एट प्रेजेंट द एक्टिविटीज ऑफ मनी लेंडर्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय द आरबीआई ड्यू टू देयर एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज। ऐसा देखा गया है, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई हैं, लेकिन फिर भी ये जारी तो है ही। बट आरबीआई के अनुसार इसको बैन किया गया है, रोका गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आरबीआई को लगता है ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, कई बार किसानों की ज़मीनें हड़प लेते हैं, अंगूठे लगवा लेकर उनका शोषण करते हैं, और इसीलिए एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज की वजह से मनी लेंडर्स को जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है। बात करें दोस्तों अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की, तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है लक्ष्मी चिट फंड की। 25 दिन में पैसा डबल। दोस्तों ये अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड मतलब वंस अगेन कानून के दायरे में नहीं है। हालांकि ये भी देश में है, चलते हैं, कई राज्यों के अंदर हैं, कई राज्यों के अंदर घोटाले भी हुए हैं, और कई राज्यों के अंदर किसानों को फायदा भी इससे हुआ होगा, लेकिन बट स्टिल इट इज अनरेगुलेटेड, रूल्स के बाहर है। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड व्हाट? निधि फंड, यानी जमा करना पैसे, ग्रुप्स में निधि जमा करना, राशि जमा करना। इसके अलावा चिट फंड, यहाँ पर लॉटरी बेसिस पे, या हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स के अंदर चिट बेसिस के ऊपर भी पैसे दिए जाते हैं। और लोन कंपनीज भी हैं, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट लोन कंपनीज जो लोन देने के नाम पे आपको लोन देती हैं। They include chit funds, nidhi, loan companies. Under chit funds, members make regular contribution to the fund. Bids or draws are made on the basis of criteria mutually agreed upon by the members. इसको प्यार से बीसी भी बोलते हैं, आपस में खेलते हैं ना बीसी, और फिर वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके चिट्ठी निकालते हैं, जिसको निकला वो उस महीने का पैसा पूरा उसको दिया जाता है। तो ये आप लोग भी करते होंगे, आप लोग में से कई के पेरेंट्स भी करते होंगे। अकॉर्डिंगली द कलेक्टेड फंड इज गिवन टू द चोजन मेंबर। Chit funds mostly operate in Kerala, Tamil Nadu, etc. निधि is also type of mutual benefit fund. ये सिर्फ प्रकार हैं अलग अलग, काम तो सबके सेम ही है। Thriving on the contribution of its members, मतलब सभी members के ही contribution पे ये चलता है, मतलब एक दूसरे का ही पैसा एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। Being unregulated, they charge a high rate interest on loans. कोई भी लोन पे इनका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू बैंक्स। समझे? तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अपन ने पढ़ा, ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, और स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट आज अपन ने खत्म किया है। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट के अंदर क्या क्या पढ़ा अपन ने? तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा आरबीआई और आरबीआई के फंक्शंस, ये सबसे एपेक्स बॉडी थी। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स पढ़ा, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन पढ़े, ये दो मेन आंसर्स हैं। इसके अलावा अपन ने तीन छोटे छोटे बॉडीज पढ़े, कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई, और डीएफएचआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। बराबर, सबको समझा ये। फिर आ गए अपन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या पढ़ा? इंडिजीनियस बैंकर्स पढ़ा, मनी लेंडर्स पढ़ा, और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। डन 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 एवरीवन।
तो यहाँ पर अपना ये पहला पार्ट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट होता है ख़त्म। अपन ऐसे ही एक एक करके इस चैप्टर को स्लोली एंड स्टडीली पढ़ने वाले। चैप्टर लेंदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 8 मार्क का चैप्टर है और इसीलिए हर आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका IMP देख के भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर बार अलग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो अपने को सारे ही क्वेश्चन करने हैं, ये चैप्टर छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।